हेलो एवरीवन, मैं अंशुल यादव आप सबका स्वागत करती हूँ साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर विच इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देखो रिप्रोडक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि क्यों होता है, रिप्रोडक्शन करने की ज़रूरत क्यों है। जो सबसे मेन जो ज़रूरत है, नीड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ओवर जनरेशन। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। कैसा बायोलॉजिकल प्रोसेस? टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, बच्चे पैदा करने, ऑफस्प्रिंग पैदा करने के लिए एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्यों, हमें क्यों चाहिए बच्चे? क्योंकि बच्चों, हम भी तो किसी के बच्चे हैं, हमारे भी पेरेंट्स थे, पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के बच्चे थे, तो ये क्या है, हम उनके जनरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारे भी जो आगे आने वाले बच्चे होंगे वो हमारी जनरेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यूएशन फॉर द जनरेशन, स्पीशीज ओवर जनरेशंस इज रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब देखो बच्चों, बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो ह्यूमन जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो करते हैं सेक्सुअली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर एंड विविपेरस। हम विविपेरस है, वी आर विविपेरस, यानी कि वी डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी कि जो छोटा बेबी पैदा होता है, इन्फेंट पैदा होता है, वो कैसा होता है, वो छोटा मिनिएचर होता है, ठीक है, बड़े का छोटा रूप है। हम ओविपेरस नहीं है। ओविपेरस का मतलब कि हम एग ले नहीं करते कि एग से हैचिंग होगी फिर उसके अंदर से बेबी निकलेगा, ऐसा नहीं होता। हम डायरेक्ट ही इन्फेंट को बर्थ देते हैं, डायरेक्टली ही हम यंग वंस को बर्थ देते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, हमारा जो बॉडी है वो कैसा है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म वहां पे मिलता है, यानी कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल, यानी कि बाहर से देख के ही पता लग सकता है कि जो बेबी हुआ है दैट इज मेल और फीमेल, हम सब जानते हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी। अब बच्चों, प्यूबर्टी आपको पता है, प्यूबर्टी क्या होती है। देखो, प्यूबर्टी मेल के अंदर तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस होना स्टार्ट हो जाता है और फीमेल के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, तो दैट एज इज प्यूबर्टी, जो कि अराउंड 13-14 ईयर्स जनरली रहता है। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो स्टार्ट होते हैं, अब इवेंट्स क्या होंगे वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स यानी कि उसके बाद रिप्रोडक्शन करने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये तो था रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन। अब जो इवेंट्स है वो क्या क्या है देख लेते हैं। देखो, रिप्रोडक्शन के इवेंट में सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस। देखो, मैंने अभी आपसे क्या कहा, एक तो वर्ड्स को ब्रेक करो। गैमीटोजेनेसिस का मतलब गैमीट, ठीक है, गैमीट का जेनेसिस का मतलब सिंथेसिस। ये क्या है, गैमीट का जेनेसिस का मतलब होता है बच्चों सिंथेसिस या फॉर्मेशन। तो गैमीटोजेनेसिस का मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स मेल में अलग तरीके से होता है और फीमेल में अलग तरीके से होता है। ये जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में इसको लर्न करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो गैमीटोजेनेसिस सबसे पहला स्टेप होता है। सेकंड होता है इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन क्या है, इंसेमिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म, क्योंकि हम ये जानते हैं स्पर्म क्या है, मेल गैमीट है, उसका ट्रांसफर कहाँ पे, फीमेल गैमीट के पास तक ले जाने के लिए ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि फीमेल की बॉडी के अंदर ही एम्ब्रियो सैक बनता है, ठीक है। तो फीमेल तक गैमीट ले जाने की जो प्रोसेस है दैट इज इंसेमिनेशन। उसके बाद थर्ड स्टेप है फर्टिलाइजेशन। फिर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट होता है, कि स्पर्म ओवम से मिलेगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। उसके बाद होता है इम्प्लांटेशन, यानी कि जब उसके अंदर जो जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन के बाद जो बना दैट इज जाइगोट। वो जो जाइगोट है उसके अंदर माइटोसिस चलेगा, कंटिन्यू माइटोसिस चलता रहेगा, और ब्लास्टुला स्टेज के बाद उसका क्या होगा, उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा कहाँ पे, यूट्रस के अंदर। तो अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल किसे बोला गया है,
यूट्रस की वॉल को किसे बोला गया है? यूट्रस की वॉल को यूटेराइन वॉल बोला गया है। वहां पे इम्प्लांटेशन हो जाना ब्लास्टोसिस्ट का, दैट इज इम्प्लांटेशन। फिर आएगा गैस्टेशन। बेटा गैस्टेशन क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि 9 मंथ्स का पीरियड। वो जो 9 मंथ्स का 9 महीने का पीरियड जब एक माँ अपनी कोख में एक बच्चे को पालती है, ठीक है, 9 मंथ्स की जो जर्नी होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ की, दैट इज गैस्टेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बच्चों पार्च्यूरेशन। पार्च्यूरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब वो जो बेबी है जो फुली इन्फेंट बन चुका है उसकी डिलीवरी होना, दैट इज पार्च्यूरेशन। और उसके बाद आता है लास्ट स्टेप, दैट इज लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है बच्चों? ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जो माँ अपने बेबी को दूध पिलाती है, फीड कराती है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके बेटा, तो ये कुछ स्टेप्स हैं, ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में सारे स्टेप्स जो हैं बता दिए हैं ब्रीफली। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिटेल में पढ़ने के लिए बच्चों देखो, अभी थोड़ा सा एनसीईआरटी साथ में लेके चलेंगे, तो एनसीईआरटी भी हम डिस्कस करेंगे। एज यू आर अवेयर, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और विविपेरस होता है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। जो अभी हमने जितने भी इवेंट्स पढ़े वो दिए हुए हैं, दैट इज स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट यानी कि इंसेमिनेशन, fusion of male and female gametes which is fertilization leading to formation of zygote। और वो क्या कर रहे हैं? zygote बना रहे हैं। This is followed by formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall यानी कि implantation। उसके बाद embryonic development जिसे हमने क्या कहा? gestation and delivery of baby जिसे हमने क्या कहा? parturition। You have learned that these reproductive events occur after puberty। कब होते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन कब स्टार्ट हो जाता है? कब? आफ्टर प्यूबर्टी जो है एलिजिबल हो जाते हैं मेल फीमेल। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन द फीमेल। रिमार्केबल डिफरेंस यानी कि जिन्हें आप नोट कर सकते हो, ऐसे डिफरेंस होते हैं दोनों के ही प्रोसेसेस में, मेल और फीमेल के। फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ये कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। स्पर्म फॉर्मेशन लाइफ टाइम चलता रहता है। इवन जो ओल्ड मैन भी होगा उसके अंदर भी स्पर्मेटोजेनेसिस चल रहा होगा। लेकिन फीमेल के अंदर फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज, सीजेज का मतलब होता है बच्चों स्टॉप, सीजेज का मतलब है स्टॉप हो जाता है इन वीमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। 50 साल की जब उनकी एज होती है तब ये उनके अंदर oogenesis का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। तो अब हम देखते हैं मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं फर्स्ट स्टेप जो है हमारा गैमीटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब कुछ डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में। हमें ये पता है, ऑफ कोर्स नहीं पता है तो पता कर लो बच्चों कि स्पर्मेटोजेनेसिस बच्चों किसके अंदर हो रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है मेल के अंदर, और oogenesis किस में हो रहा है? oogenesis हो रहा है बच्चों फीमेल के अंदर, ये हमें पता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म्स आर फॉर्म्ड थ्रू आउट लाइफ, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि स्पर्म्स कब बन रहे हैं? थ्रू आउट लाइफ बन रहे हैं। इवन ओल्ड मैन के अंदर भी स्पर्मेटोजेनेसिस देखने को मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्टार्ट एट प्यूबर्टी। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जो मेल है उसका जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है, यानी कि प्यूबर्टी की जो एज होती है वो होती है अराउंड 13-14 ईयर्स। ठीक है, तब जो है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है मेल के अंदर। अब फीमेल की अगर बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ ओवा बोल लो चाहे तो, चाहे एग बोल लो, चाहे ओवम बोल लो, एक ही बात है। स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन एज, यहाँ पे जैसा कि अभी हमने एनसीईआरटी की लाइंस देखी थी कि सर्टेन एज अराउंड 50 के आसपास ये जो oogenesis की प्रोसेस है ये स्टॉप हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं मीनोपॉज। क्या बोलते हैं? पॉज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, इसे बोलते हैं मीनोपॉज। फॉर्मेशन स्टार्ट्स एट एम्ब्रियोनिक लाइफ या फीटल लाइफ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बच्चों कि फीमेल के अंदर की जो oogenesis की प्रोसेस है ये जो स्टार्ट होती है ना बच्चों, ये स्टार्ट तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही हो जाती है, यानी कि जब वो गर्ल अपनी माँ के पेट में होती है तभी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एक सर्टेन स्टेज पे वो पॉज हो जाती है और उसके बाद जब प्यूबर्टी आती है 13-14 ईयर्स पे तब वो दोबारा से रिज्यूम होती है। वो प्रोसेस अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो वो जो प्रोसेस दोबारा से रिज्यूम हो रही है उसे ही फीमेल की प्यूबर्टी नाम दे दिया गया है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंस समझ में आ गया है गैमेटोजेनेसिस का। अब बच्चों बात करते हैं थोड़ा सा कि ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, देखो एक सेकेंड, पेन थोड़ा बड़ा करते हैं। यस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों क्या होते हैं? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाँ, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव, ऑर्गन्स होते हैं, और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे वो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, उसमें एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और एक सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इनके अपने अपने काम होते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम होता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। अब ये सेक्स हार्मोन जो होता है ना बच्चों, मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, वो अब ये डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका, देखो प्राइमरी का काम हो गया फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। इसके बाद जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका काम होता है, जो फंक्शन होता है वो होता है मैच्योरेशन of gametes and ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट। यानी कि ये क्या करेगा, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमीट्स को मैच्योर भी करेगा और उनको ट्रांसपोर्ट भी करेगा। तो ये जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर मेल्स और फीमेल्स एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, डिटेल में अब हम पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी में हमने देख लिया क्या हो रहा है कि फॉर्मेशन हो रहा है गैमीट्स का और फॉर्मेशन हो रहा है सेक्स हार्मोन्स का। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने देख लिया कि मैच्योरेशन हो रहा है गैमीट्स का और ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है
गैमीट्स का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो बच्चों, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये कहाँ लोकेटेड होता है? इन द पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन, ठीक है, पेल्विस रीजन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। देयर आर फोर मेन पार्ट्स। ये फोर मेन पार्ट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। कौन कौन से? फर्स्ट है बच्चों टेस्टिस। शेप्स, वेयर आर शेप्स? यस, यस, देखो फर्स्ट इज टेस्टिस, सेकेंड एक्सेसरी डक्ट्स, थर्ड ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स बोलेंगे इन्हें, एंड फोर्थ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है बच्चों, तो ये फोर जो होते हैं मेन पार्ट्स होते हैं, जिनमें जो टेस्टिस होता है ना बच्चों, ये टेस्टिस ही होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये टेस्टिस ही होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यानी कि अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, जो अभी हमने जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड में देखा था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा? एक तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा होगा, और इनका सेक्स हार्मोन जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन वो बन रहा होगा। ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन। ये यहां पे बन रहा होगा। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स, देखो एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये जो तीनों होते हैं बच्चों ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या हुआ? अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि यहां पे क्या हो रहा होगा? यहां पे एक तो मैच्योरेशन हो रही होगी और ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा। एक तो मैच्योरेशन हो रही है यहां पे इन तीनों सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में मिला के, जो कि क्या क्या है? एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये तीनों मिलकर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनाते हैं जहां पे मैच्योरेशन ऑफ गैमीट्स हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट्स हो रहा है। ठीक है बच्चों, चले आगे। देखो बच्चों, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम बात करें तो ये एनसीईआरटी है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, अभी हमने यही पढ़ा। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टीज। देखो यहाँ पे लिखा है टीईएस। बच्चों ये इसे हम प्रोनाउंस करते हैं टेस्टीज। ये कैसा होता है बच्चों? ये होता है प्लूरल, क्योंकि हमें पता है कि मेल के अंदर कितने होते हैं? 1 पेयर, यानी कि 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। देखो जहां पे आ जाता है टीईएस, इसका मतलब ये क्या है? प्लूरल है, यानी कि 1 पेयर, यानी कि 2 टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? टेस्टिस सिंगल वर्ड है, TES इज सिंगल। ठीक है, जबकि TES आ जाता है तो वो क्या है? प्लूरल है। अलॉन्ग विद एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आ गया समझ में बच्चों? चले आगे चलते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टीज की। टेस्टीज के बारे में समझते हैं क्या होता है। द टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच। और ये जो पाउच होता है, देखो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी जो है उसके आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। क्या बोलते हैं इस पाउच को बच्चों? इस पाउच को बोलते हैं स्क्रोटम। एक सेकेंड, इस पाउच को क्या बोलते हैं बच्चों? स्क्रोटम। ठीक है, द स्क्रोटम हेल्प्स। अब इस स्क्रोटम का क्या काम होता है ध्यान से समझना। स्क्रोटम हेल्प्स, हालांकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, फिर भी दोबारा पढ़ लेते हैं। द स्क्रोटम हेल्प्स टू कीप द टेम्परेचर लोअर। कितना लोअर टेम्परेचर? अबाउट 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कूलर देन द बॉडीज इंटरनल टेम्परेचर। यानी कि बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है
यानी कि 37 डिग्री जो नेचुरल एक नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है बॉडी का, उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, यानी कि आप ये लगा लीजिए 34.5 या 35, इतना जो है, इतना टेम्परेचर जो है कम होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए इतना जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। विच इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है प्रॉपरली स्पर्म बनने के लिए। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, हालांकि हम 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी आप इसको स्टार मार्क कर लेना। ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, ओवल होती है शेप में, एंड अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होती है इन एडल्ट्स। ठीक है, यानी आप ऐसे याद रख सकते हो 2 3 4 5। क्रिश्चियन साइन बनाना आता है ना, क्रिश्चियन का ऐसे करते हैं ना, तो 2 3 4 5 थोड़ा सा उल्टा कर दो। ठीक है, 2 3 कितना होता है, वाइड होता है, और 4 5 लॉन्ग होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इनसाइड ईच टेस्टिस, हर टेस्टिस के अंदर क्या होता है, देयर आर अराउंड 250, ईच टेस्टिस के अंदर अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें बोला जाता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। हर इंपॉर्टेंट है ये कि हर ईच टेस्टिस के अंदर करीब 200 से 250, 200 से 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। अब ये जो ईच टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है, इस हर एक ईच टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में इट कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, 1 से 3, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, जिसमें क्या होता है, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। देखो अभी आपने ये पढ़ लिया, इसको हम डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से आपको समझाएंगे बच्चों। देखो सबसे पहले तो हम एक एलएस जो है वो देखेंगे टेस्टिस का। से पहले मैं एक डायग्राम मुझे आपको बताना था टेस्टिस के लिए, हम एक काम करते हैं, पीछे चल के जो है एक बार वो डायग्राम बना लेते हैं। देखो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है टेस्टिस की, वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है बच्चों, अब ये जो टेस्ट जो है, ये पाउच जो आपने देखा, इस पाउच को हमने क्या कहा, इस पाउच को हमने कहा स्क्रोटम। दिस इज व्हाट, दिस इज स्क्रोटम। ठीक है, अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर ईच हाफ स्क्रोटम में 2 ओवल साइज्ड टेस्टिस प्रेजेंट है। ये क्या है, सिंगल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, TESTIS। ठीक है, अब ये जो टेस्टिस है ना बच्चों, ये डायग्राम बनाने के पीछे रीजन क्या था, ये क्या होता है कि ये फाइब्रस बैंड के थ्रू ये जुड़ा रहता है, किससे, स्क्रोटम से। ये जो टेस्टिस होते हैं फाइब्रस बैंड के थ्रू जो है स्क्रोटम से जुड़े रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं, और इसे क्या बोलते हैं हम, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं गुबर्नेक्युलम। गुबर्नेक्युलम बोला जाता है। ये गुबर्नेक्युलम क्या होता है, फाइब्रस बैंड होता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो टेस्टिस हैं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको बतानी है कि ये टेस्टिस जब एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, यानी कि बेबी बॉय जब माँ के पेट में होता है, तो अप टू 7th मंथ ये कहाँ होता है, ये एब्डोमिनल कैविटी में ही होते हैं। अप टू 7 मंथ ये जो टेस्टिस होते हैं,
ये एब्डोमिनल कैविटी में ही होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द 7th मंथ ये डिसेंड हो जाते हैं। डिसेंड कहाँ पे हो जाते हैं? इनटू द स्क्रोटम। ये डिसेंड हो जाते हैं, किसके थ्रू होते हैं? किसके थ्रू होते हैं? सॉरी, ये एक कैनाल होती है बच्चों, जिसे बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। क्या बोलेंगे हम उसे? इंग्विनल कैनाल लिख देते हैं। इंग्विनल कैनाल इसे बोलते हैं। इसके थ्रू क्या होता है? इंग्विनल कैनाल के थ्रू, इस कैनाल के थ्रू ड्यूरिंग 7th मंथ testes descend into scrotum। इतनी कहानी समझ में आ गई है? हाँ, साइज अगर हम बात करें, जैसा मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे देखो साइज जो होता है वो कितना होता है? 2 to 3 सेंटीमीटर तो कितना होता है? वाइड होता है, और 4 to 5 सेंटीमीटर कितना होता है? लॉन्ग होता है। यहाँ पे एक डायग्राम में मैंने आपको 3-4 चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि ये जो टेस्टीज हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आउट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल जिसे बोलते हैं, इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, दैट पाउच इज नोन एज स्क्रोटम। क्यों जरूरी होता है? फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर spermatogenesis temperature required 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the body temperature। ठीक है, इसलिए टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल यानी कि स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। साइज मैंने बता दिया, 2, 3, 4, 5 साइज इनका होता है। ठीक है, किस एक फाइब्रस बैंड के थ्रू जो है ये स्क्रोटम से अटैच रहते हैं, जिसको बोलते हैं गुबर्नेक्यूलम। और 7th मंथ तक ये कहाँ होते हैं? एब्डोमेन में ही होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग 7 मंथ जो ये टेस्टीज होते हैं ये डिसेंड कर जाते हैं कहाँ पे? इनटू दी स्क्रोटम। किसके थ्रू? थ्रू इंग्विनल कैनाल। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? चलो तो अब हम बनाएंगे बच्चों LS। ठीक है, LS यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ टेस्टीज। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब क्या होता है? जानते ही होंगे। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? चलो बता देती हूँ कि एक जो टेस्टीज है उसको इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल काटना और फिर देखना कि क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के अंदर थोड़ा सा मैं पहले बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, देखो बनाना कुछ ऐसे है कि हमारी लेबलिंग जो है वो भी प्रॉपर हो जाए और डायग्राम भी सुंदर सा बन जाए। नहीं तो बच्चों तुम कहोगे मैडम आपको तो डायग्राम भी नहीं बनाना आता, आगे पढ़ाने ऑनलाइन हैं। देखो बच्चों ऐसा मजाक मत उड़ाना प्लीज़, एक्सेप्ट कर लेना जैसा भी हो, है ना। मैं मेहनत तो आप लोगों के लिए कर रही हूँ ना, तो थोड़ा तो आप मैनेज कर ही सकते हो, कर ही लोगे ना। अच्छे बच्चे हो ना मेरे प्यारे बच्चे, यस और नो? अच्छे बच्चे, कह दिया सर, कह दिया बच्चों ने, अच्छे बच्चे मानेंगे बात।
यस, ठीक है। अब हम देखो, अभी आपको यहाँ पे कुछ लोब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। ये कितने होते हैं, अभी हमने पढ़ा था टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। एक सिंगल टेस्टिस के अंदर ये कितने प्रेजेंट होते हैं, 250, अराउंड 250 होते हैं, वैसे 200 से 250 तक प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी बेटा सीधी सी बात है, हमारे भगवान ने ना कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग भी दी ही है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब ये जो कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये भी 2 लेयर से मिलकर बनी है, एक विसरल और एक पेराइटल। बाहर वाली को हम क्या बोलते हैं, विसरल कि पेराइटल? बाहर वाली को बेटा हमेशा हम पेराइटल बोलेंगे और अंदर वाली को हम हमेशा विसरल बोलेंगे, ठीक है। इनके बीच में कुछ फ्लूइड सा भी भरा होता है मैडम, यस बिल्कुल होता है, कुछ फ्लूइड भी होता है। अब हमने इतनी चीज़ें पढ़ी हैं साइंस में, 12th क्लास में हम आ गए हैं, हमें ये तो पता होगा ही ना कि ये फ्लूइड का काम क्या होता है। मेनली जो 2 काम होते हैं, 2 फंक्शंस होते हैं इस फ्लूइड के, वो क्या होंगे भाई? एक फंक्शन तो यही होगा कि मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा ये, ठीक है, यानी कि गलती से भी लग जाए, कोई जान के मार दे, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन का काम ये देता है, प्रोटेक्ट करता है, ये फ्लूइड प्रोटेक्शन का काम करेगा ऑफ कोर्स। दूसरा काम क्या होगा कि वाटर की कमी है, डिहाइड्रेशन चल रहा है, ठीक है, तो डेसिकेशन से बचाता है, डेसिकेशन से प्रिवेंट करता है, ठीक है। चलो अब थोड़ा थोड़ा ना लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग करें कि पहले पूरा बना दूं डायग्राम? ये कौन सा कलर था, ये वाला था शायद, हाँ ठीक है। ये यहाँ से जाएगा, ये इस तरीके से घूमेगा, फिर ये इस तरीके से नीचे जाएगा और फिर ये ऐसे ऊपर चला जाएगा। और फिर ये ऐसे ऊपर चला गया, ठीक है, भगा दिया हमने इसको, ऊपर तक चला जाए यहाँ से, ठीक है। तो इसको हमने ऊपर तक जो है भगा दिया। क्यों भगाया है वो अभी बाद में बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है अभी आपको, देखो अभी आपको दिख रहा है कि मैडम कुछ लोब्यूल्स हैं जो अभी मैं बता ही चुकी हूँ कि क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। तो साथ के साथ हम इनकी जो है लेबलिंग भी करते चले बच्चों। देखो ये जो बच्चों, ये जो सबसे बाहर की आउटर लेयर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये क्या है, सबसे बाहर की आउटर लेयर। देखो ये ब्लू कैसे हो गया भाई, ब्लू तो मैंने चलाया ही नहीं, ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। तो ये जो आपको बाहर की लेयर दिखाई दे रही है, दिस इज नोन एज पेराइटल, मैंने आपको बताया था पेराइटल। और अंदर वाली को हम क्या बोलते हैं बच्चों, विसरल। नहीं इधर नहीं लिखते, मैं एक साथ लिख दूंगी ना, फिर लेबलिंग बच जाएगी थोड़ा सा। इसे क्या बोलेंगे, विसरल। अब पेराइटल और विसरल तो है, लेकिन किसकी, पेराइटल वाली कौन सी होती है, आउटर होती है, और विसरल जो होती है वो इनर लेयर होती है। लेकिन मैडम ये है किसकी लेयर, जो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है बच्चों, इसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्या बोलेंगे, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ठीक है। यानी कि जो ट्यूनिका वेजिनेलिस है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है किसकी, टेस्टिस की। और ये जो ट्यूनिका वेजिनेलिस है इसके 2 लेयर्स है, आउटर लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, पेराइटल ट्यूनिका वेजिनेलिस, और इनर वाली को हम बोल रहे हैं विसरल ट्यूनिका वेजिनेलिस। इन दोनों के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो प्रोटेक्शन का काम करता है, मैकेनिकल शॉक से बचाता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है टेस्टिस को। अब इसके अंदर जो ये है, देखो ये जो आपको दिखाई दे रही है, हाँ यहीं पे ही कर देते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं ये क्या है, ये है तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, है ना। उस इनको क्या बोलते हैं हम,
टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, है ना। लेकिन इसके ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है जो हमने नहीं बनाई है, वो हम बना देते हैं। इसके ऊपर भी एक लेयर होती है बच्चों, और ये लेयर भी इन इन्वेजिनेशन के अंदर जाती है ऐसे, ठीक है। कॉलम्स ऑफ बर्टीनी देखा था ना, कुछ कुछ वैसा ही है 11th में। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ना बच्चों, ये क्या है? ये भी प्रोटेक्टिव कवरिंग का ही पार्ट है ना, जिसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलेंगे? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई है। यहाँ पे आपने देख ली सबसे बाहर वाली प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसके अंदर की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, बाहर वाली को हमने क्या कहा? ट्यूनिका वेजिनालिस, और उसके अंदर की को हमने क्या कहा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। ये जो बच्चों टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स हैं, हमने क्या कहा? ये कितने होते हैं? 250 होते हैं इन ईच टेस्टिस। देखो 250 इन ईच टेस्टिस। ओके, अब बच्चों ये जो टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डक्ट्स, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है बच्चों, हमने पढ़ा था कितनी कितनी होती हैं? ये 1 से लेकर 3 तक होती हैं। कितनी होती है? 1 से लेकर 3 तक प्रेजेंट होती है। कहाँ? कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि 1 ही होगी, कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि 2 होंगी, और कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि 3 भी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, यही होती हैं जहाँ पे होता है बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस। हाईली कॉइल्ड होती है ये, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आपको दिख रहा होगा, हाईली कॉइल्ड होती हैं। इनके अंदर ही क्या प्रोसेस चलेगी? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस चलेगी। उसके बाहर बच्चों प्रेजेंट होता है एक एरिया, एक कॉमन चैम्बर हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो कॉमन चैम्बर है ना बच्चों, एक बार मैं इसको बना लेती हूँ। ये जो कॉमन चैम्बर है ना, इस एरिया को हम बोलते हैं रेटेटेस्टिस। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे हर एक जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जहाँ ऑलरेडी स्पर्म फॉर्मेशन चल रहा है, वहाँ से स्पर्म्स निकल कर आएंगे, यहाँ पर इकट्ठे होंगे रेटेटेस्टिस में। इसे क्या बोलते हैं? रेटेटेस्टिस। चलो इनको भी हम जो है लेवल कर लेते हैं। ये क्या है बच्चों? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, कितना होता है ये? 1 से लेकर 3। और ये जो एरिया है, इसे हमने क्या कहा बच्चों? रेटेटेस्टिस। ठीक है, इन सबको अलग करने के लिए बच्चों मैं इन पे स्टार मार्क कर रही हूँ कि ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, ताकि आप मिक्स ना कर दें। ठीक है, ये अलग अलग लेबलिंग है। इसकी कहानी समझ में आ गई। अभी ये जो रेटेटेस्टिस है, यहाँ पर क्या आ जाएंगे? सारे स्पर्म्स आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा बच्चों? उसके बाद कुछ पतली 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 सी डक्ट्स होती हैं, ठीक है, जो कि नंबर में होती हैं 10 से 12। ठीक है, कितनी होती हैं? 10 से 12। इन्हें क्या बोलते हैं हम? इन्हें हम बोलते हैं बच्चों वासा इफ्रेंशिया। क्या बोलते हैं?
वासा वासा इफ्रेंशिया। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब क्या होगा देखो, इसको थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं, थोड़ा खाली खाली लग रहा है ना। यहाँ पे क्या होगा, इधर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म बन के आएंगे कहाँ पे, रेटे टेस्टिस के अंदर। रेटे टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया से होते हुए ये चले जाएंगे एपिडिडाइमस में। ठीक है, अब ये जो एपिडिडाइमस है बच्चों, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। एपिडिडाइमस के भी 3 पार्ट्स आर देयर। वन इज कैप्यूट, ये ऊपर वाला जो होता है इसे बोलते हैं कैप्यूट। बीच वाला जो होता है इसको बोलते हैं कॉर्पस, और नीचे वाला जो होता है इसे बोलते हैं हम कौड़ा। कौड़ा कौड़ा, कौड़ी वाला कौड़ा। ठीक है, तो ये क्या पार्ट है, ये यहां से यहां तक, इस पार्ट को हमने क्या कहा, एपिडिडाइमस। ठीक है बच्चों, तो ये जो एपिडिडाइमस है, आपने देख लिया कि इसके कितने पार्ट हो रहे हैं, 3 पार्ट हैं, कैप्यूट, कॉर्पस, कौड़ा। सबसे ऊपर वाला पार्ट को हमने कैप्यूट बोला, बीच वाले को कॉर्पस बोला, नीचे वाले को कौड़ा बोला। यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, इकट्ठे होंगे आके रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस से होते हुए जाएंगे वो वासा इफ्रेंशिया में, वासा इफ्रेंशिया से होते हुए ये एपिडिडाइमस से होते हुए जो लास्ट, इस पोर्शन का जो लास्ट पार्ट है दैट इज वॉस डिफरेंस। ये क्या है बच्चों, वॉस डिफरेंस। ठीक है, इस वॉस डिफरेंस से होते हुए ये एब्डोमिनल कैविटी में आएंगे, यूरिनरी ब्लैडर को लूप ओवर करेंगे और एंटर कर जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर में। आया समझ में? डायग्राम आप देख लीजिए अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे, आपके नंबर कहीं नहीं जाने, गारंटी है। देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे आपकी जो टेस्टिस की सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसे हमने कहा ट्यूनिका वेजिनैलिस, जो भी 2 पार्ट से मिलकर बनी है, आउटर वाली पैराइटल, इनर वाली विसरल। दोनों के बीच में लिक्विड भी है जो भी मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, इसके अलावा डिहाइड्रेशन से बचाता है किसको, टेस्टिस को। उसके अंदर एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जो कि हर टेस्टिस के अंदर 200 से लेकर 250, वैसे 250 के आसपास प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं इनमें प्रेजेंट होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि होती हैं हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से लेकर 3 तक, 1 to 3 प्रेजेंट होती हैं। किसी में 1 भी हो सकती है, किसी में 2 भी हो सकती है और किसी में 3 भी हो सकती हैं। उसके बाद प्रेजेंट होता है रेटे टेस्टिस, ये वो कॉमन चैम्बर है जहाँ पे से सारे स्पर्म निकल कर आएंगे, इस रेटे टेस्टिस में इकट्ठे होंगे और उसके बाद वासा इफ्रेंशिया से होते हुए, एपिडिडाइमस से होते हुए बाहर आ जाएंगे, वॉस डिफरेंस से होते हुए एब्डोमिनल कैविटी में आएंगे, अंदर आएंगे दोबारा से, क्योंकि फॉर्मेशन के लिए बाहर होना था, लेकिन बॉडी से बाहर जाने के लिए बॉडी के अंदर तो आना ही पड़ेगा ना। ठीक है, बॉडी के अंदर आएंगे, फिर से लूप ओवर करेंगे यूरिनरी ब्लैडर को, और फिर यूरिनरी ब्लैडर के आगे का प्रोसेस हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे।